अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये डेटाबेस बनाई थी DB ट्राई 1234। बाकी डेटाबेसेस जो यहाँ पर आ रही हैं, मैं फिलहाल इनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये डेटाबेस आपके इधर एक्सप्लोरर से रिमूव हो रही है, ये डेटाबेस आपकी डिलीट नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए यहाँ से इसको रिमूव करा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ आपकी डेटाबेस जो है वो व्यू हो, बाकी डेटाबेसेस जो है वो आपको व्यू ना हो। और ये डेटाबेस जो हमने बनाई है DB ट्राई 1234, ये आपके जो माय डॉक्यूमेंट का फोल्डर जो होगा उसके अंदर ये पड़ी हुई होगी, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ टाइप वाइज, DB ट्राई 1234, ये यहाँ पर आपकी ये डेटाबेस आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर रखना चाहो तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में भी कॉपी करके रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर वैसे यही है कि आप प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आप इसको कॉपी कर लें, ताकि अगर आप कहीं पर अपने प्रोजेक्ट को मूव करते हैं तो डाटाबेस साथ मूव हो। ये ना हो कि देखो अभी आपकी डाटाबेस तो पड़ी है ना यहाँ पर, और आपका प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जी आपके पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो, और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे पड़ा हुआ है ये DB ऐप पड़ी है। आप अगर मूव करेंगे तो बाद वक्त आप अपने इस फोल्डर को मूव कर लेते हैं, वो डाटाबेस फिर आपकी वहीं पड़ी रह जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में कॉपी कर लें। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो कैसे हम करते हैं जी, मैं वापस बैक आ रहा हूँ और इधर से मैं अपनी डेटाबेस को उठा रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके जैसे कट कर दें, साथ इसकी एक और एक्स्ट्रा फाइल भी है, लॉग फाइल, दोनों को मैंने ऐसे कट किया। और अब आप अपने उस प्रोजेक्ट में आ जाएं और यहाँ पर DB ऐप उस प्रोजेक्ट के अंदर आप ले जाके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अब बस ये होगा कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट कहीं मूव करेंगे अभी सही, तो आपकी डेटाबेस भी साथ मूव हो जाएगी। चलें, डेटाबेस आपकी माय डॉक्यूमेंट के में बन रही होती है। अब हम आगे जी अपने एप्लीकेशन में जहाँ पे हम काम कर रहे थे, इसके अंदर हमने कुछ फील्ड्स रखी थी, वो फील्ड्स में एक दफ़ा फिर से देख लो हमने कौन कौन सी फील्ड्स बनाई थी। और फिर यहाँ पर अब हम उन फील्ड्स के लिए, अच्छा ये DB क्योंकि यहाँ से मूव हो चुकी है, अब पहले ये माय डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई थी, अब मैं उसका लोकेशन कट करके चेंज किया ना, तो इसलिए वो आपको वो एरर दे रहा है कि ये डेटाबेस आपकी ओपन नहीं हो सकती यहाँ पर। तो आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें, कोई मसला नहीं, इसको उधर से डिलीट करें और टूल्स में आए, कनेक्ट टू डेटाबेस में आ जाएं, ब्राउज करवाएं। अब डेटाबेस बनी हुई है, अब आपने डेटाबेस दोबारा नहीं बनानी। अब वो डेटाबेस जो मैंने बनाई है उसको मैंने अभी शिफ्ट किया है विजुअल स्टूडियो के फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में, और ये DB ऐप वाले फोल्डर में ये पड़ी हुई है मेरी डेटाबेस। अब आप इसको सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लें और इधर से भी आप इसको ओके कर दें। अब ये डेटाबेस आपकी फिर से इधर सर्वर एक्सप्लोरर में आपको शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए अब ये DB ट्राई आपकी होगी, इधर ग्रीन कलर का आइकन भी आ गया जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि डेटाबेस इस टाइम कनेक्टेड है। ये भी ओपन कर देता है। अभी इस डेटाबेस के लिए मैं एक इंटरफेस डिजाइन कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक टेबल बनाया था, इस टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स है ID, नेम, क्लास, जेंडर, सिटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, मैं इसके लिए इसको डिजाइन करता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ लेबल लगा रहा हूँ, 4-5 में लेबल्स चाहिए, कुछ मुझे 2-3 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, रेडियो बटन्स चाहिए जेंडर के लिए, सिटी के लिए चलो मैं एक कबो बॉक्स लगा लेता हूँ। चले अब इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। रेडियो बटन्स हमें चाहिए। अब ये मुझे बनाना पड़ रहा है, ये काम आप लोगों ने पहले किया हुआ है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स में आपने फ्रंट एंड उसका बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इधर, तो ये आप बना सकते हैं।
इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करना ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से आप इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। फील्ड्स पूरी हो गई हमारी, ये हमें कुछ और चाहिए होगा। ये आईडी के लिए हो जाएगा, ये नेम के लिए हो जाएगा, ये क्लास के लिए हो जाएगा, जेंडर के लिए रेडियो बटन लगा दिए, सीडी के लिए आ गया, और एक कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए चलो हम मास टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। वो उसी टाइप की चीज़ें जो है वो हमारी यूज़ हो जाएंगी। और इसके लिए भी हम एक लेबल लगा लेते हैं। अभी जो सबसे पहला काम आपने करना है वो इसको इसके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है उनको सही तरह से सेट करने का काम करना है। मैं फॉर्म का फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि जो भी कंट्रोल्स फॉर्म के ऊपर लगे हुए उन सब का फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए। चलो इसको मैं उठा के थोड़ा सा इस साइड पे करूँ। बाकी ये आपकी अपनी इसके अंदर क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरह से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, किस तरह से आप उसको डिज़ाइन करते हैं। बाकी बाहर मैंने एक सिंपल सा फॉर्म जो है वो आप लोगों के सामने बना दिया। इनकी अब हम प्रॉपर्टीज़ को जाके सेट करते हैं। लेबल है, लेबल का टेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं। लेबल का हम आमतौर पर नाम नहीं चेंज कर रहे होते, करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो ये पहला मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट आईडी के लिए, सॉरी आईटी नहीं आईडी। फिर नेम है, फिर है हमारे पास क्लास, यहाँ पर आप चलो जेंडर रख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं जी ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। आगे ये हमारे पास जो लेबल है इसको हम सिटी कर रहे हैं और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे अरेंज करना चाहें आप कर लें। ये आपको गाइडलाइंस दे रहा होता है जिससे आप उसकी अलाइनमेंट वगैरह को आप देख सकते हैं। चलो मैंने इस तरह से इसको अलाइन करा लिया। अब ये जो आपने लगाए इनके आपने नेम चेंज करने हैं। हर एप्लीकेशन में यही काम आपने करना होता है। तो जल्दी से हम इनके नाम चेंज कर दें। तो इसका नाम पहले का नाम क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स इसका नाम मैं रख रहा हूँ txt स्टूडेंट आईडी। इसका नाम मैं रख रहा हूँ txt स्टूडेंट नेम। इसका नाम मैं रख रहा हूँ txt। इसका नाम हम रख रहे हैं RDO मेल, RDO फीमेल। इसका नाम CMB सिटी कॉम्बो बॉक्स है और ये मास टेक्स्ट बॉक्स है। MSK कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर वो बटन भी लगाते हैं जिसमें डाटाबेस के अंदर हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। मैंने ये बटन ले लिया थी। कुछ बटन हमें चाहिए होंगे। चलो अभी फ़िलहाल हम एक ही बटन लगा रहे हैं डाटा को इंसर्ट कराने के लिए। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ जी btn सेव और इसका टेक्स्ट जो है वो हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, हमारा इंटरफेस एक बेसिक डिज़ाइन हो गया। अब आपने सबसे पहले काम ये करना है कनेक्टिविटी परफॉर्म करवानी। अभी कनेक्टिविटी वाला काम कुछ भी नहीं हुआ, डाटाबेस हमारी अलग है, फ्रंट एंड हमारा अलग है। ठीक है, तो अब आप इस बटन के ऊपर आए, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके आप इसकी कोड विंडो को ओपन करें। इसकी कोड विंडो आ गई जी। अच्छा, ये जो अभी हमने डाटाबेस बनाई है इसके लिए हमने कौन सा DBMS पैकेज यूज किया है?
हाँ बिल्कुल, हम एसक्यूएल के अंदर हमने बनाया है। जो बेसिकली ये जो मैंने डाटाबेस बनाई थी ना, ये विजुअल स्टूडियो में जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ माय एसक्यूएल सर्वर जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है एसक्यूएल सर्वर। उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड है। आपको अलग से कोई डीबीएमएस पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ओरेकल पे काम करना चाह रहे हैं, आप अपनी डाटाबेस ओरेकल में बनाना चाह रहे हैं, फिर आपको ओरेकल इंस्टॉल करना होगा। माई एसक्यूएल में काम करना चाह रहे हैं, फिर आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉल अलग से करनी होगी। एक्सेस में डाटाबेस बनानी है तो एक्सेस को अलग से इंस्टॉल करना होगा। लेकिन ये जो अभी हमने डाटाबेस बनाई है, ये एसक्यूएल सर्वर में बनाई है, और ये एसक्यूएल सर्वर इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। वैसे एक एसक्यूएल सर्वर सेपरेट भी होता है, आप एसक्यूएल सर्वर अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हम खास तौर पर उस वक्त करते हैं जब आपने कोई क्लाइंट सर्वर बेस एप्लीकेशन बनानी हो, कि क्लाइंट पीसी आपका कोई और है, सर्वर पीसी आपका कोई और है, तो सर्वर के ऊपर वो वाला डाटाबेस इंस्टॉल होगा, एसक्यूएल सर्वर जो सेपरेट होता है। क्लाइंट के ऊपर आप अपने जो क्लाइंट के जो टूल्स हैं वो उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे इसी कंप्यूटर के ऊपर सर्वर भी है, इसी के ऊपर डाटाबेस है, और एप्लीकेशन भी इसी के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो आपके पास एसक्यूएल सर्वर है हम उसको यूज कर रहे हैं। बात क्लियर होगी? अब जब आप आएंगे डाटाबेस की कनेक्टिविटी जब आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नेम स्पेसेस चाहिए, कुछ क्लासेस चाहिए, जिनका कल हमने जिक्र किया था और जिनको हमने कहा था कि हमारी प्रोवाइडर डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। जिनमें 4 क्लासेस ज़रा इम्पॉर्टेंट थी, जिनमें कनेक्शन, कमांड, डाटा रीडर और डाटा अडॉप्टर, ये 4 थी। अब ये 4 जो आपकी क्लासेस हैं वो दैट सी बात है, क्लास किसी ना किसी नेम स्पेस में होती है। अब आपको वो नेम स्पेस ऊपर इंक्लूड करनी होगी, तो वो नेम स्पेस आप कैसे इंक्लूड करेंगे, उसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ओडीबीसी आपको नजर आ रहा है, ओएलईडीबी नजर आ रहा है, एसक्यूएल नजर आ रहा है, एसक्यूएल क्लाइंट नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एसक्यूएल क्लाइंट को यूज करेंगे। ये नेम स्पेस है। अगर आप इंटीग्रेटेड एसक्यूएल के साथ, एसक्यूएल जो सर्वर है उसके साथ अगर आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये वाली नेम स्पेस यूज करनी होगी। इस नेम स्पेस के अंदर वो 4 क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई है जी? तो देखो, ये हमने डाटाबेस ऊपर हमने नेम स्पेस को हमने इंक्लूड कराया। अब ये बटन के ऊपर अगर आप आके अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था फिर उनके नाम कैसे होंगे, कनेक्शन का नाम क्या होगा जब आप एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, एसक्यूएल कनेक्शन। तो देखो एसक्यूएल कनेक्शन, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड, कमांड बिल्डर, एसक्यूएल कनेक्शन, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी तरह से डाटा अडॉप्टर भी होगा, एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर। ठीक है, ये शायद आपको इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, ये ऊपर वाला एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर। तो यानी कि अब आपको वो सारी की सारी क्लासेस जिनका हम कल जिक्र कर रहे थे वो आपके पास अवेलेबल है। कैसे यूज करेंगे? तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाटाबेस का एक पाथ चाहिए, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं वो आपको चाहिए। जब आप अपनी डाटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, अभी मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर सिर्फ नेम स्पेस ऊपर इंक्लूड कराई है और कुछ नहीं किया। जब आप अपनी डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे, ये प्रॉपर्टी विंडो है, तो आपको देखो यहाँ पे डाटाबेस का नाम नजर आ रहा है ना, dbtry1234.mdf और कनेक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है जहाँ मेरा एरो, कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर सही नजर नहीं आ रहा तो मैं ये वाली लाइब्रेरी ऑफ कर देता हूँ।
हाँ जी, कनेक्शन स्ट्रिंग नजर आ रही है सबको? आपने काम क्या करना है, चीज़ों को तसल्ली के साथ और तवज्जो के साथ देखते जाओ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, आपने सारे को सिलेक्ट कर लेना है और सारे कनेक्शन स्ट्रिंग को सिलेक्ट करके आपने इधर से कॉपी कर लेना है। डेटाबेस को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में आए और कनेक्शन स्ट्रिंग सारी हमने कॉपी कर ली, सिलेक्ट करके कॉपी कर ली। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी विंडो की एज सच कोई जरूरत नहीं है, इसको अब आप यहां से ऑटो हाइड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की थी, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूँ str कनेक्शन इक्वल्स टू, और वो सारे कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने वहां से कॉपी की थी वो मैंने यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दिया। ये हमें इसको याद रखने की, इसको ध्यान में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग है, बस इतना पता हो आप। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग सारी की सारी आपने डबल कोटेशंस में लिखनी है। ये बीच में जो डबल कोटेशंस आ रहे हैं, इन डबल कोटेशंस को आपने खत्म कर देना है। एक डबल कोटेशन शुरू में हो और एक डबल कोटेशन आखिर में। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आमतौर पर स्ट्रिंग में होता है। ये बीच में देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है डबल कोटेशन, इसको जैसे खत्म कराओ और एंड पे ले जाओ, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाएं। एक डबल कोटेशन शुरू हो रहे हैं और आखिर में जाकर एंड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में वो आपको कुछ एरर्स भी दे रहा है, ये बैक स्लैश के ऊपर। तो वो बैक स्लैश पाथ के लिए यूज हो रहा है, आप लोगों को शायद याद होगा। या तो उसको डबल कर दें, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि या तो इन सब बैक स्लैशेस को डबल करते जाओ, या वो जरा मुश्किल काम हो जाएगा तो आप यहाँ पर आप एक ऐड का साइन लगा, बस अब वो एरर हमारा खत्म हो गया। अच्छा, ये हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है अभी, strcon जो मैंने इसका नाम है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। अब आप इस स्ट्रिंग को यूज करते हुए कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और कनेक्शन हम यूज करेंगे एसक्यूएल कनेक्शन, क्योंकि हम एसक्यूएल डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एसक्यूएल कनेक्शन, ये क्लास है, इसका मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ SQLCon कनेक्शन के लिए। वो था strcon, यानी कि कनेक्शन था स्ट्रिंग में, ये है SQL कनेक्शन। तो आप नाम इस तरह से आप उसके यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और मैंने ऐसे कंस्ट्रक्टर मैंने इसका स्टार्ट किया। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दे रहा है, जरा गौर से तसल्ली के साथ इन चीजों को देखा करो। वो कह रहा है 1 of 3 कंस्ट्रक्टर है इसके। अभी आपको पहला नजर आ रहा है जो एम्प्टी पैरेंथेसिस वाला, ये खाली पैरेंथेसिस है यहाँ पर। दूसरा क्या है, जिसके अंदर स्ट्रिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, ये स्ट्रिंग लिखा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में कनेक्शन स्ट्रिंग दोगे आप। ये कनेक्शन स्ट्रिंग जैसे मैंने ऊपर कॉपी करके रख ली है। तीसरे में क्या ले रहा है, तीसरे में ले रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग कॉमा एसक्यूएल क्रेडेंशियल। तो मैं दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्टर है मैं उसको यूज कर रहा हूं, जिसके में मुझे ये वाला दूसरे वाला, जिसके अंदर मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में
कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, और वो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने डाली हुई है strcon में। समझ लगी बात की कि मैंने सारी कनेक्शन स्ट्रिंग पहले इसको दे दी, इस वेरिएबल को दे दी, आगे इस वेरिएबल को यूज करते हुए मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। आप चाहो तो ये भी कर सकते थे कि सारी की सारी कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्ट बीच में यहाँ लिख देते, तो भी हो सकता था, कोई इसमें फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। आप ये था आपने वहां पे वेरिएबल को असाइन कराया, उस वेरिएबल को यूज करते हुए आपने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा, आपका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आप अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं कनेक्शन को। कनेक्शन ओपन होगा तो फिर आप अपने को फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। कनेक्शन अगर ओपन ही नहीं है तो फिर आप डाटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कनेक्शन को ओपन करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो SQLcon है। SQLcon डॉट ओपन का आप इसका मेथड यूज करेंगे कि कनेक्शन को ओपन करो। अब या तो कनेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कनेक्शन ओपन नहीं होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे कि भाई कनेक्शन हमारा सही से ओपन हो गया या नहीं हो गया? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि हम ये कनेक्शन को ओपन करने वाली जो स्टेटमेंट है ये हम ट्राई कैच ब्लॉक में लिख देते हैं, जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक कल मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाया था आप लोगों को कि ट्राई ब्लॉक होगा। ट्राई ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली। जाहिद तुम क्या कर रहे हो? जाहिद क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? फिर भी कुछ तो कर रहे हो ना तुम लैपटॉप पे, है? और बताओ तो सही, कर क्या रहे हो? हैं? प्रोग्राम नहीं चल रहा। कौन सा प्रोग्राम नहीं चल रहा यार तुम्हारा? कौन सा प्रोग्राम है? देखो यार जरा, अब ये सूरत हाल है, मैं कैसे समझा रहा हूँ तुम लोगों को और वो अपने प्रोग्राम की एरर निकाल रहा है बैठ के। प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बाहर जाके वहां बैठ के कर लो ये काम। यार अजीब आप नॉन सीरियस बिहेवियर है यार तुम लोगों का। ट्राई ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिनमें एरर आने के चांसेस होते हैं या हो सकते हैं, जिनमें एरर आ सकती है। ट्राई ब्लॉक और उसके बाद नीचे कैच ब्लॉक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक बना रहा हूँ। कैच ब्लॉक बिल्कुल सेम वैसे ही है। मैं यहाँ पर एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, और फाइनली ब्लॉक आपको पता है कि फाइनली हर हाल में एग्जीक्यूट होता है। मैं कैच ब्लॉक के अंदर एक एरर मैसेज दे देता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी सम एक्सेप्शन हैज अकर्ड, और यहाँ पर मैं exp डॉट मैसेज में प्रिंट करा रहा हूँ ताकि आपको उसका काज भी पता लग जाए कि भी एक्सेप्शन अकर हो ही क्यों है। और फाइनली में जाके आप कनेक्शन को क्लोज कर देंगे कि अगर जो कनेक्शन आपका ओपन है वो क्लोज हो जाए। अच्छा, अब ये कोड जो मैंने लिखा है उसके मैं आपको तरतीब समझा दूं कि होगा क्या। जैसे पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कनेक्शन ओपन हो गया तो कैश में नहीं जाएगा, फाइनल में आ जाएगा, कनेक्शन को क्लोज कर देगा। अगर कनेक्शन ओपन नहीं हुआ, एरर आ गया, तो कैच में जाएगा और फिर कनेक्शन और ये मैसेज प्रिंट कराएगा, फिर कनेक्शन को क्लोज कर देगा। अच्छा, अब कनेक्शन तो ओपन हुआ ही नहीं था तो फिर क्लोज क्या होगा? क्यों भाई? अगर ओपन में एरर आ गया है तो फिर कैच में आया और फिर फाइनली पे तो जाना ही जाना है, कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं, तो कैच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कनेक्शन तो ओपन ही नहीं हो सका था। तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरवाजा बंद है और मैं आपको कहूँ कि दरवाजा बंद कर दो, वो तो ऑलरेडी बंद है ना। हाँ, अगर खुला हुआ हो तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि दरवाजा बंद करो, तो फिर उसकी स्टेट कोई चेंज होगी।
अगर वो ऑलरेडी क्लोज है, आप उसको मजीद क्लोज कर रहे हैं या मजीद क्लोज करने का कह रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये आपने इस एंगल से बात को नहीं सोचना कि भाई अगर कनेक्शन ओपन ही नहीं हुआ तो फिर क्लोज क्या होगा। अगर कनेक्शन ओपन हो गया, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आया, तो वो ट्राई की अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। और मैं यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली। अगर एरर नहीं आएगा यहां पर तो वो अगली पर लाइन पे जाएगा ना, मैसेज प्रिंट करा देगा। और अगर इधर ही कोई एक्सेप्शन आ गई तो फिर वो मैसेज बॉक्स पे तो नहीं जाएगा ना, वो सीधा जंप करके कैश में आ जाएगा। तो ये आपको मैसेज उसी वक्त मिलेगा जब यहां पे वाकई में कोई एरर नहीं आएगा। अगर एरर आ गया तो वो यहां पे चला जाएगा सम एक्सेप्शन हैज अकर्ड पर और क्लोज भी कर देगा उसको। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं। जस्ट बड़ा मैंने सिंपल सा काम किया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अभी मैंने कोई डाटा नहीं डालना क्योंकि डाटा इंसर्ट होगा ही नहीं, मैंने इंसर्शन वाला काम ही नहीं किया अभी तो सिर्फ मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश करने वाला काम किया कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा डाटाबेस तक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो भी रहा है या नहीं। वो हो गया तो हम इंसर्शन का काम बाद में करेंगे। तो देखो मैं इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आपको मैसेज मिल गया। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन को ओपन करने में कोई एक्सेप्शन नहीं आई, और अब उधर से बात वो कैच में नहीं जाएगा और फाइनली पे जाएगा, कनेक्शन को उसने क्लोज कर दिया होगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा क्लिक इवेंट अकर हुआ, वो सारा काम फिर से हुआ और कनेक्शन ओपन हुआ, कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन हो गया तो उसने आपको मैसेज दे दिया। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करें अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाए, अब एरर कैसे आ सकता है कि सपोज मैं इसका ड्राइव लेटर ही चेंज कर रहा हूँ, सी के बजाय मैंने डी कर दिया। अब डी में फोल्डर ही नहीं होगा। अब वो जब उसको ओपन करने की कोशिश करेगा तो कनेक्शन ओपन ही नहीं होगा, तो वो आपको एरर देगा। मैं उसको सेव किया, मैंने डी के साथ, मैं उसको रन कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। जब मैं क्लिक करूंगा ना तो ये वाला इवेंट जो है हमारा, ये वाला कोड क्लिक वाला तभी ट्रिगर होगा जब मैं उसमें क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा वो इस स्ट्रिंग को यूज करते हुए कनेक्शन बनाएगा, उसे ओपन करने की कोशिश करेगा तो वहीं पर एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली का मैसेज आपको नहीं मिलेगा, बल्कि अब आपको क्या एरर मिल रहा है, सम एक्सेप्शन हैज अकर्ड। और आगे जो मैंने उसको प्रिंट कराया था ये वाला मैसेज जो मैंने उसको प्रिंट कराया था, वो मैसेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। वो आपको कोई लंबा चौड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा है, एन अटेम्प्ट टू एन ऑटो और अटैच एन ऑटो नेम्ड डेटाबेस, डी का वो पाथ दे रहा है आपको, फेल्ड। वो कहता है डेटाबेस विद द सेम नेम एग्जिस्ट और स्पेसिफाइड कैन नॉट बी ओपन और इट इज लोकेटेड एट यूएनसी शेयर। तो उसने आपको बताया कि अभी कुछ रीजन ये हो सकती है फला 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 जिसकी वजह से डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। अब सक्सेसफुली वाला मैसेज नहीं आया क्योंकि ओपन करते वक्त ही एक्सेप्शन अकर हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एक्सेप्शन अकर हो गया तो ये वाला मैसेज शो ही नहीं हुआ, बल्कि वो जंप करके सीधा कैच ब्लॉक में आ गया। और उसके बाद मैंने मैसेज को ओके किया तो उसने कनेक्शन को क्लोज भी कर दिया होगा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ये हमने सीख लिया कि कनेक्शन वाकई में हमारी डाटाबेस के साथ बिल्कुल सही तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है। हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो ऐसे ही नहीं प्रिंट हो रही। बात क्लियर हो गई जी, कोई मसला है? चलो अब हम देखते हैं कि आपने अपने उस टेबल में जो आपने टेबल बनाई थी उस टेबल में आप डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे। डाटा की इंसर्शन देखने लगे। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत आसान सा काम है। सबसे पहला स्टेप तो हमें ये करना होगा कि ये जो हमने फील्ड्स लगाई इनके अंदर हमने जो कुछ भी लिखा, सबसे पहले हम उनको उठा के किसी वेरिएबल में ले आते हैं। जैसे हम आज से पहले हमने काम किया था कि हमने ये कहा था कि आपने जो यूजर नेम एंटर कर रहा है, यूजर नेम वो सारी चीजें आप मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराओ।
तो आपने क्या काम किया था, आपने वो सब फील्ड्स की वैल्यूज वेरिएबल में डाली, वेरिएबल को मैसेज बॉक्स के अंदर लगाया और वो चीजें सारी प्रिंट हो गई। अब बस हम काम ये करेंगे कि ये जो कुछ भी डाटा यहाँ पे यूजर एंटर कर रहा है इनको वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे और फिर उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को डाटाबेस में हम इंसर्ट करा लेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमने यही करना है कि इनको हमने वेरिएबल्स में उठा के लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर आईडी आएगा, मैं उसका नाम रख रहा हूँ एस आई डी या std_id। फिर मुझे स्ट्रिंग में कुछ चाहिए होंगे, काफी सारे नेम चाहिए स्टूडेंट का, उसका नाम मैं रख रहा हूँ एस नेम। फिर मुझे उसकी क्लास भी चाहिए, उसका नाम मैं रख रहा हूँ एस क्लास। एक बात ध्यान में रहे कि क्लास एक कीवर्ड है, ये देखो ब्लू हो गया ना यहाँ पर, तो क्लास कीवर्ड है, क्लास आप एज इट इज यूज नहीं करेंगे, मैं इसीलिए मैं यहाँ पे उसको एस क्लास कर रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास। एड्रेस भी हमने रखा था। चलो मैं साथ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना अपने इस डाटाबेस को सामने रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके मुताबिक वेरिएबल्स ले लेने हैं, ठीक है। अब आपके लिए काम करना जरा आसान हो जाएगा, वरना बार बार आपको डिजाइन मोड में जाना होगा। तो मुझे क्लास चाहिए, नेम ले लिया, जेंडर भी चाहिए एस जेंडर, सिटी भी चाहिए एस सिटी ले लेते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए, उसको भी हम स्ट्रिंग में रख रहे हैं। स्ट्रिंग में हम इसलिए रख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मोबाइल नंबर है वो तो 8-10 डिजिट का नंबर होता है ना, 11-12 डिजिट का नंबर होता है वो। अब वो आप इंटीजर में नहीं स्टोर कर सकेंगे, वो इंटीजर की रेंज से बढ़ जाएगा, और समटाइम डैश वगैरह भी आ रहे होते हैं, वैसे 0333 डैश आ गए करके, तो इसलिए फिर हम उसको स्ट्रिंग ले रहे हैं। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर ज़्यादा आपकी इंटरनेशनल लेवल की एप्लीकेशन है तो बाद औक़ात आपको कंट्री कोड भी स्टोर कराने पड़ते हैं, वो कंट्री कोड फिर प्लस के साइन के साथ शुरू होते हैं, जैसे पाकिस्तान का +92 फिर आगे, तो फिर वो प्लस का साइन स्टोर नहीं हो सकेगा, तो फिर इसलिए हमने उसको रखी स्ट्रिंग में लिया, कोई इसमें हरज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर हो गए। अब हमने क्या करना है जी, जो स्टूडेंट आईडी है std_id, उसके अंदर मुझे txt id वाली वैल्यू जो है वो मैंने इसके अंदर स्टोर करानी है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट की स्टेटमेंट में यूज करूँगा, कन्वर्ट आउट टू int 32, और फिर मुझे क्या यहाँ पे लेना है txt। देखो जैसे मैंने txt लिखा तो स्टूडेंट txt वाले सारी फील्ड्स आ गई, मेरे लिए काम करना बड़ा आसान हो गया। txt स्टूडेंट id डॉट टेक्स्ट, कि जो कुछ भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करो, std_id को दे दो। सिर्फ वैल्यूज में उठा रहा हूँ, वेरिएबल्स में ला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, और कोई काम नहीं कर रहा मैं। फिर नेम उठा लेता हूँ मैं, एस नेम इक्वल्स टू txt स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट, इससे मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे मुझे सी क्लास लेनी है, एस क्लास इक्वल्स टू txt स्टूडेंट क्लास डॉट टेक्स्ट। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि वेरिएबल में डाले कर लोगे तो ज़्यादा इजी रह जाएगा, ठीक है। अब मुझे जेंडर की वैल्यू उठानी है, तो जेंडर के लिए फिर मैं इफ एल्स लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इफ RDO मेल डॉट चेक्ड, तो फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एस जेंडर इक्वल्स टू मेल, एल्स इफ RDO फीमेल डॉट चेक्ड अगर हो तो फिर एस जेंडर में फिर फीमेल रख लेना। यही काम हमने पहले किया, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, सिटी रह गया, सिटी की वैल्यू को हम वैसे उठा लेते हैं, यहाँ पे कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने क्या लगाया था, सिटी के लिए कम्बो बॉक्स, तो CMB सिटी डॉट सिलेक्टेड आइटम, जो आपने वहां से आइटम सेलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्टेड टेक्स्ट कर दिया मैंने, सिलेक्टेड आइटम करना था, यहाँ पे वो आपको एरर देगा, तो उसको आप डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करा दें। ठीक है, क्योंकि हमने सिटी के लिए कम्बो बॉक्स यूज किया, मैं 2-3 डिफरेंट चीजें यूज करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे काम नहीं कर रहा। और कुछ रह गया, क्या रह गया, टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिया था, बिल्कुल ठीक है। तो एस कॉन्टैक्ट नंबर
इक्वल्स टू MSK मास्क टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी मास्क कॉन्टेक्ट नंबर डॉट टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी भी टेक्स्ट होती है। सब चीजें उठा ली हमने वहां से। जेंडर को यहाँ पर हम इक्वल्स टू नल करा लेते हैं, तो कंडीशन में आ रहा है ना, इसलिए चलो जी, सिंपल काम हो गया, कोई मसला नहीं। अब हम आते हैं जहां पर हमने एक कनेक्शन बनाया था स्ट्रिंग फॉर्मेट में, str से पहली लाइन। इसी तरह से मैं यहां पर एक स्ट्रिंग के अंदर एक कमांड बनाता हूं, strcmd कमांड। वो कमांड हमारी क्या है, इंसर्ट की कमांड बनाने लगा हूं, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना। रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए मुझे इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज करनी होगी, और वो होती है इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नेम यूज करते हैं, टेबल का नाम है tbl std, क्योंकि कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो जाएगा इस डाटाबेस के साथ। मुझे रिकॉर्ड कौन सी टेबल में इंसर्ट करा रहा है, इस डाटाबेस में काफी सारी टेबल्स हो सकती हैं, तो मैं यहाँ टेबल का नाम लिखूंगा tbl std। आगे दो सिंटैक्स यूज होते हैं, या तो आप कॉलम का नेम दे देंगे, या कॉलम का नेम नहीं देंगे, आप डायरेक्ट उनकी वैल्यूज देंगे। तो वैल्यूज के लिए आप वैल्यूज की क्लास यूज करेंगे। हर एक टेबल के लिए आप अलग इंसर्शन का कोड लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। अब इंसर्ट इनटू tbl std और वैल्यूज में लिख रहा हूं। एक बात ध्यान में रहे कि अगर आप कॉलम नहीं बता रहे तो जो वैल्यूज आप देने लगे, मैं कॉलम नहीं बता रहा, या तो आप कॉलम बताओ यहाँ पे एक सीक्वेंस के अंदर, किसी भी सीक्वेंस के अंदर, मैं पैरेंथेसिस में आपको कॉलम यहाँ बताने होंगे। जैसे एक आपके पास कॉलम std id है, फिर दूसरा कॉलम std नेम है, या तो सारे कॉलम बताओ और फिर वैल्यूज उस तरतीब में देना जिस तरतीब में यहां पर कॉलम बताए। बात फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे अगर सपोज मैं यहां पर दूसरे नंबर पर सिटी दे रहा हूं, तो वैल्यूज में मुझे तीसरे नंबर पर सिटी ही देना होगा। लेकिन अगर आप सपोज कॉलम नेम मेंशन नहीं कर रहे, जस्ट वैल्यूज दे रहे हैं, तो वैल्यूज आपको उस सीक्वेंस में देनी जरूरी है जिस सीक्वेंस में आपके पास टेबल में कॉलम है। अब पहला कॉलम है std id का, तो मैं std id की वैल्यू दूंगा। अच्छा, अब std id की वैल्यू तो मैंने डाली भी वेरिएबल के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम मेंशन नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे मैं पैरामीटर्स यूज कर रहा हूँ। ऐड के साइन के साथ मैं पैरामीटर्स यूज कर रहा हूँ। पैरामीटर का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैं पैरामीटर का नाम रख रहा हूँ sid, कॉमा दूसरी वैल्यू कौन सी इंसर्ट करो, दूसरी वैल्यू मैं पैरामीटर एट एस नेम, कोई भी यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं, ये पैरामीटर के नाम है, ये पैरामीटर नेम है। और पैरामीटर नेम जो है वो ऐट के साइन के साथ शुरू होंगे। तीसरा क्या है, ऐट क्लास एस क्लास। चौथा क्या है, ऐट जेंडर एस जेंडर। नेक्स्ट क्या है, ऐट एस सिटी, कॉमा ऐट एस सी नंबर। मैंने ये कर दिया, बस ये मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। ये मैंने पैरामीटर्स यूज किए हैं, ये पैरामीटर्स हैं, इनको हम पैरामीटर्स कहेंगे। और ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज हमें देनी होंगी। वो कैसे देंगे वो मैं भी आपको देके बताता हूँ। जैसे ऊपर ये मैंने जो कनेक्शन बनाया था ये स्ट्रिंग में था, उसी तरह से ये कमांड भी स्ट्रिंग में है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी अभी। एग्जीक्यूट उस वक्त होगी जब आप एसक्यूएल कमांड बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल सीएमडी। अब जरा देखना, इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इसके चार कंस्ट्रक्टर है। एक तो ये कि आप एम्प्टी पैरेंथेसिस के साथ कमांड बना दो, दूसरा है स्ट्रिंग में कमांड का टेक्स्ट दे दो, तीसरा है स्ट्रिंग में कमांड का टेक्स्ट भी दो साथ एसक्यूएल कनेक्शन भी दो, चौथा है स्ट्रिंग में कमांड फिर कनेक्शन और फिर ट्रांजैक्शन। तो मैं तीसरा कंस्ट्रक्टर मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, जिसमें दो चीजें मुझे देनी होंगी, स्ट्रिंग में कमांड देनी है और कनेक्शन देना है। तो जो स्ट्रिंग में कमांड है वो मैंने बना के strcmd में डाली हुई है, strcmd में यहां दे देता हूं। और जो कनेक्शन है एसक्यूएल कनेक्शन टाइप का कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में नहीं है, ये बात है ना मेरे, इस चीजों को जरा गौर से देखें। इसके साथ स्ट्रिंग लगा था, इसका मतलब है कि कमांड का टेक्स्ट स्ट्रिंग में देना है, लेकिन जो एसक्यूएल का कनेक्शन है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट ही देना है। तो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है एसक्यूएल कॉन,
ये मैं कह रहा हूं कि भाई ये इन दो चीजों को यूज करते हुए एक कमांड बना दो। ये कमांड का टेक्स्ट है, यहां से कमांड का टेक्स्ट ले लेना, और ये वाला कनेक्शन है, इन दोनों चीजों को यूज करते हुए एक कमांड बना दो, हमारी कमांड बन जाएगी। कमांड तो हमारी बन गई, कोई मसला नहीं हुआ। अब कमांड के बस आपने पैरामीटर्स बताने कि इस कमांड का कौन सा पैरामीटर की वैल्यू कहां से लेनी है, कौन से पैरामीटर की वैल्यू कहां से लेनी है, ये बात अब आप बताएंगे। ये मैं यहाँ पे जो मैंने नीचे इफ एल्स वगैरह लगाया, यहाँ पे उससे नीचे मैं जाके बता देता हूँ। कमांड है हमारी SQL CMD डॉट, इसकी एक कलेक्शन होती है पैरामीटर्स कलेक्शन, डॉट पैरामीटर्स, ये क्योंकि पैरामीटर्स थे ये वाले, मैं कह रहा हूं SQL कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू का इसके अंदर एक मेथड है, ऐड विद वैल्यू, ये मेथड है। ये पहला पैरामीटर है, पहला ये स्ट्रिंग में बताना है। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग में पूछ रहा है पैरामीटर का नाम स्ट्रिंग में, तो डबल कोटेशन में पैरामीटर का नाम बता रहा हूं। पहला पैरामीटर क्या है, @SID। इसकी वैल्यू कहां से लेनी है वो कॉमा लगा के बताओगे, वो मैं कहता हूं उसकी वैल्यू लो std_id वाले वेरिएबल से। ये बात फॉलो किया आपने, ये पहला पैरामीटर था। इस पहले पैरामीटर की वैल्यू मैं चाहता हूं कि वो कहां से उठाए, जो इस वेरिएबल में आई है, और इस वेरिएबल में वैल्यू मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स की उठाई है। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा के मैंने वेरिएबल में डाली, और वो वेरिएबल की वैल्यू आगे मैं पैरामीटर की जगह पर यूज कर रहा हूं। सिंपल सा काम। अब हर पैरामीटर के मुताबिक बता देंगे भाई इस पैरामीटर की वैल्यू कहां से लेनी है, कहां से लेनी है, एस नेम से। इसकी वैल्यू कहां से लेनी है, एस क्लास से। और आगे जेंडर की वैल्यू एस जेंडर से। बस अब आप यहां पे इस तरह से ऐड करते थे, SQL CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। दूसरा पैरामीटर है आपके पास एस नेम, इसकी वैल्यू कहां से लेनी है, एस नेम वाले वेरिएबल के से। एक चैनल हमने बना दिया। इसी तरह से आगे एस क्लास है, नेक्स्ट पैरामीटर SQL CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास ऐड एस क्लास का, और इसकी वैल्यू हमने कहां से लेनी है, एस क्लास वाले वेरिएबल से। बस अभी फिलहाल हमें यही काम करने होंगे, तमाम को इस तरह से डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जेंडर। यहां पर जो नाम आपने रखने हैं ना, यहां पर नाम रखते हुए ख्याल करना कि यही पैरामीटर वाले नाम ही रखना। यहां पे पैरामीटर के नाम में और उसमें अगर कोई गड़बड़ अगर होगी तो वो स्केलर वेरिएबल का एक आपको एरर दे देगा। भाई जेंडर की वैल्यू कहां से उठानी है, एस जेंडर से। आगे कौन सा पैरामीटर रह गया, सिटी है, और एस सी नम। तो यहां पे हम ले रहे हैं SQL CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू @SCT, ये नाम रखा था, और इसकी वैल्यू कहां से लेनी है, SCT वाले वेरिएबल से। फिर इस तरह से SQL कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं SC नम, यही शायद नाम रखा था, देख लेते हैं सी नम, SC नम, ठीक है जी। चलो, और इसकी वैल्यू कहां से लेनी है, एस कॉन्टैक्ट नंबर। कोई इशू हो किसी को, इसमें भी सीक्वेंस वगैरह का तो नहीं, अब सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं, बस आपने उस पैरामीटर पूरे करने हैं कि जी फलां पैरामीटर की वैल्यू फलां वेरिएबल से लो, फलां पैरामीटर की वैल्यू फलां वेरिएबल से लो, बस। यहाँ पर तो वही सीक्वेंस होना जरूरी है जो जिस सीक्वेंस में टेबल में कॉलम, हाँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वैल्यूज की क्लास दी है। देखो फिर ये था कि आप जो कॉलम के नेम है वो भी आप उसी तरतीब में दो। फिर यहाँ पे आप पहले कॉलम के नेम बताएंगे। दो सिंटैक्स यूज होते हैं। चलो मैं आपको एक इसको मजीद क्लियर कर ही दूं, नोटपैड के अंदर जाके उसको मैं आपको ओपन कर देता हूँ। दो सिंटैक्स है। एक सिंटैक्स क्या है, आप लिखोगे इंसर्ट इनटू टीबीएल, टेबल का नाम, फिर आप बताओगे कॉलम, वहां पे सपोज कॉलम है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे 4 कॉलम है।
तो आप किसी भी तरतीब में कॉलम बता दो। मैं बता रहा हूँ पहले कॉलम 3, फिर बता रहा हूँ कॉलम 1, फिर मैं बता रहा हूँ कॉलम 2, फिर बता रहा हूँ मैं कॉलम 4। अब आपने जो वैल्यूज बतानी है वो इसी तरतीब में बतानी है जिस तरतीब में आपने यहां पर कॉलम्स बताए हैं। अब मैं बताऊंगा पहले वैल्यू 3, फिर बताऊंगा मैं, या यहाँ पे आप पैरामीटर यूज कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा वैल्यू 1 पहले कॉलम के लिए, फिर मैं बताऊंगा वैल्यू 2 दूसरे कॉलम के लिए, फिर मैं बताऊंगा वैल्यू 4 चौथे कॉलम के लिए, और फिर ये मेरी स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, या तो आप ऐसे काम करेंगे, या दूसरा सिंटैक्स क्या है जिसमें आपने कॉलम नेम मेंशन नहीं करना, टेबल का नाम। इस सिचुएशन में वैल्यूज आप डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन अब यहां पर वैल्यूज उसी तरतीब में होनी चाहिए जिस तरतीब में डेटाबेस में कॉलम है। अब आप बताएंगे जी वैल्यू 1, फिर वैल्यू 2, फिर वैल्यू, यानी कि ये उन्हीं कॉलम्स में जाके स्टोर हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये दो डिफरेंट सिंटैक्स हैं। आप किसी भी सिंटैक्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। एक में कॉलम नेम बता रहे हैं, ये कॉलम नेम उस तरतीब में होने जरूरी नहीं है जिस तरतीब में टेबल में है, लेकिन जो वैल्यूज बताओगे, अब वैल्यूज इस तरतीब में बतानी जरूरी होंगी जिस तरतीब में कॉलम बताए आपने। यहां पर आप क्योंकि कॉलम नहीं बता रहे, इसलिए वैल्यूज आपको उस सीक्वेंस में बतानी है जिस सीक्वेंस में टेबल में कॉलम है। बात क्लियर हो गई? तो हमने कौन सा सिंटैक्स फॉलो किया? हमने ये वाला किया। कोई मसला? अब हमारी कमांड बिल्कुल 100% रेडी है। अब हम उस कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब कनेक्शन ओपन करने के बाद ही कमांड एग्जीक्यूट होगी ना, तो इसलिए ये काम भी मैं फिर यहां पर कमांड को, कनेक्शन को ओपन करने के बाद कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं SQL CMD डॉट, इसका एक मेथड होता है इंसर्ट कराने के लिए, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी मेथड, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये मेथड आप चला देंगे इसका। बस पहले कमांड को रेडी करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, एक स्ट्रिंग ली, उसके अंदर पैरामीटर्स रखे, फिर हमने बताया कि जी फलां पैरामीटर की वैल्यू फलां जगह से लेनी है फलां, तो हमें उसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगा। बस अब आप कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे इस एक स्टेटमेंट के साथ। और अब मैं कनेक्शन एस्टैब्लिश के बजाय मैं यहां पर मैसेज लिख देता हूं रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक हो गया। बस अब हमारा काम मुकम्मल हो गया जी, 100% रेडी हो गया। इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं। अच्छा, सिटी अभी हमने यहाँ पे रखे हुए नहीं है ना, तो हम पहले सिटीज क्यों ना हम ऐड कर लें, मैनुअली ऐड करा रहा हूँ फिलहाल में, वरना ये काम भी आप डाटाबेस से ले जाके कर सकते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी में आ जाए, वैसे वहाँ पे एडिट आइटम भी कर सकते थे आप। यहाँ से आप आइटम्स में आए और आप कलेक्शन पे आप क्लिक करें। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मुल्तान पहले लिख रहा हूँ, बहावलपुर है, कराची, लाहौर वगैरह। चलो स्टूडेंट आईडी में दे रहा हूँ 201, स्टूडेंट का नेम अली, स्टूडेंट की क्लास MCS, मेल, सिटी बहावलपुर, कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैंने मास्क नहीं लगाया, हम इसके ऊपर भी मास्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं जी ये कॉन्टैक्ट नंबर, इसे सेव पे हम क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड का उसने आपको मैसेज दिया, इसका मतलब ये है कि हमारा डेटाबेस टेबल में जाके स्टोर हो गया है। अब आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप टेबल को एक दफा डाटाबेस को रिफ्रेश करना, राइट क्लिक करके उसको रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करें और उसके बाद टेबल पर आए, राइट क्लिक करें और इसका शो टेबल डाटा कर दें। टेबल डाटा आप शो कराएंगे तो अगर रिकॉर्ड आपको यहाँ पर व्यू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एरर नहीं आया था। तो देखो यहाँ पर 201 अली MCS मेल भावलपुर और 0333, ये उसका डाटा टेबल में स्टोर हो गया। वो फॉर्म सिर्फ एक जरिया बना डाटा को उस टेबल तक पहुंचाने का। अब देखो ये जो हमने पीछे सारा कोड लिखा हमने, ये लेमैन को, जो एप्लीकेशन जो चला रहा है, उसको ये नहीं पता। उसको तो ये बड़ा सिंपल सा इंटरफेस हमने उसको बना के दिया कि भाई जब रिकॉर्ड इंसर्ट करना, या नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, जेंडर सेलेक्ट करना, सेव के बटन पे क्लिक करना, रिकॉर्ड तुम्हारा सेव हो जाएगा।
उसे ना कोडिंग का पता, ना उसे डाटाबेस का पता, ना उसे कोई प्राइमरी की का पता, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये अब हमने सारा काम जो है ये करना है। और रिकॉर्ड देख लें आपके सामने एक रिकॉर्ड हमारा किस तरह से इंसर्ट हो रहा है। मैं इसके स्टेप्स जो है एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट करा दूं। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो भी बन गई, लेकिन मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहला हमने काम क्या किया था, हमने एक स्ट्रिंग का कनेक्शन लिया था स्ट्रिंग में, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कैसे कॉपी की थी, याद है किसी को? सर्वर एक्सप्लोरर में गए थे, डेटाबेस को सिलेक्ट किया था और प्रॉपर्टी में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग यहां से मैंने सारी सेलेक्ट करके कॉपी कर ली थी। ठीक है जी, उसके बाद फिर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई हमने। ये बनाने के बाद दूसरे नंबर पे हमने काम क्या किया था, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था, ये वाला काम किया था, और इसके अंदर हमने वो वाली कनेक्शन स्ट्रिंग दी थी। उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया था ट्राई कैच ब्लॉक में जाकर। कनेक्शन अगर ओपन हो जाएगा तो वो मैसेज शो कर रहा था कनेक्शन ओपन या एस्टैब्लिश सक्सेसफुली का, और अगर ओपन नहीं होगा तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा और आपको बताएगा कि जी कि कोई एक्सेप्शन जो है वो कर हो गई है। हमने यहाँ तक कनेक्शन को चेक किया था। फिर हमने रिकॉर्ड इंसर्शन की बात की। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग में कमांड बनाई थी, ये वाली इंसर्ट की स्टेटमेंट बनाई थी, जिसके अंदर मैंने वैल्यूज के बाद पैरामीटर्स मेंशन किए थे। ठीक, उसके बाद मैंने एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाया कि भाई ये वाला स्ट्रिंग लो, ये वाली स्ट्रिंग सारी, यहां पर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग भी लिख सकते थे, ये वाली इंसर्ट वाली बात फॉलो कर रहे हैं कि जहां पर ये मैंने strcmd लिखा है ना, वहां पर ये वाली सारी स्ट्रिंग भी आ सकती थी इंसर्ट इनटू वाली। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है स्टेटमेंट को मैनेज करना, हमने उसके पार्ट्स कर करके जो है वो अलग अलग कर लिया कि भाई एक स्ट्रिंग में कमांड लो और एक कनेक्शन लो एसक्यूएल कनेक्शन टाइप का, और एक कमांड हमें बना दो। और कमांड बनाने के बाद हमने पैरामीटर्स लिए। ये वाला काम तो बड़ा सिंपल सा है, आप लोग सब इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, सिर्फ वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज उठाई और कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने कहा कि जी एसक्यूएल पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, के भी पहला पैरामीटर ये वाला है, इसकी वैल्यू कहां से लेनी है तुमने। ये दूसरा पैरामीटर है एस नेम का, इसकी वैल्यू कहां से लेनी है, ये आपने तरतीब में जो है वो आप बताते गए कि जी फलां पैरामीटर की वैल्यू फलां वेरिएबल से ले लो, फलां पैरामीटर की वैल्यू फलां वेरिएबल से ले लो, एंड सो ऑन। और उसके बाद क्या काम किया हमने, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी मेथड हमने उसका एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी मेथड अगर आप इसको जरा देखें, मैं जैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शुरू में एक इंट लिखा नजर आ रहा है ना, और आगे है एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। वो क्या नीचे लिख रहा है, एग्जीक्यूट ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट अगेंस्ट कनेक्शन एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। ये इंटीजर में उन रोज की तादाद रिटर्न करता है जो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से जितनी रोज के ऊपर इफेक्ट पड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक रो इंसर्ट कर रहा हूं ना, तो ये मुझे बदले में 1 रिटर्न करेगा। अगर मैं ऐसी कोई क्यूरी बनाता जो 2 रो इंसर्ट कर रही है, एक क्यूरी 2 रो इंसर्ट कर रही है एक कमांड, तो वो आपको रिटर्न करता 2। या आप कमांड को यूज करते हुए डाटा डिलीट कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं डाटा डिलीट कर रहा हूं और 5 रोज डिलीट हो रही है तो ये मुझे 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 रोज अफेक्ट कर रही है। एक रो डिलीट होगी तो ये 1 डिलीट रिटर्न कर देगा, कोई रो इफेक्ट नहीं करेगी तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो आप यहां पर ये भी चीज लगा के आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूं कि एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, मैं कहता हूं इसको अगर चलाओ, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, और मैं यहां पे सारे को मैं इफ में लगा देता हूं, इफ कि भाई इसको एग्जीक्यूट कराओ, अगर रिजल्ट 0 से बड़ा आए इसका मतलब है कोई ना कोई रो इंसर्ट हुई है, तब ये शो करा देना। एल्स मैं एक मैसेज शो करा रहा हूं जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हमको मैसेज दे देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर इन इंसर्शन या कुछ भी, आप कोई भी मैसेज, यानी कि ऐसे भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि इस मेथड ने आपको उतनी रोज की तादाद वापस करनी है जो रोज आपकी अफेक्ट होंगी। बात क्लियर होगी जी? कोई कंफ्यूजन हो किसी को, कोई मसला हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लें।
कोई प्रॉब्लम? बड़ा सिंपल काम है, शायद पहली दफ़ा देखने में आपको थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ, इसका हल बताता हूँ। अभी आपने जो काम किया हुआ है ना स्टूडेंट वाला प्रोजेक्ट, अभी आप उसको ना छेड़ो, उसके अंदर फील्ड्स हैं ज़्यादा, आप एकदम इतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगा। आप एक अलग प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर एक डेटाबेस बनाओ, उसके अंदर टेबल में 3 से 4 कॉलम रख लो, बस ज़्यादा नहीं, सिंपल सिंपल 3-4 कॉलम। उसके लिए फिर एक फॉर्म बनाओ, इसका सिंपल सा 3-4 फील्ड्स का फॉर्म बनाओ, और उसके साथ आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करवाओ। जब वहां पर आप इजी हो जाओ, कंफर्टेबल है, हाँ समझ लग जाए कि क्या काम किस तरतीब में करना है, उसके बाद फिर आपने स्टूडेंट वाला प्रोजेक्ट उठाना, और फिर आप उसके ऊपर जाके यही वाला प्रैक्टिस आप उसके ऊपर कर लेना। एकदम ज्यादा वाले पे काम करोगे, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एरर्स आएंगे। तो पहले छोटे वाले पे कर लो काम, और उसके बाद फिर उस बड़े वाले पे आप काम कर लो। हाँ चलो, ये भी अच्छा किया, वेरी गुड, सही किया आपने। चलें जी, ये